हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन। पिछले वीडियो में हमने समझा था एकल्चरेशन और इनकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपके वीडियो ज़रूर देखें। ओके, चलिए इन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो स्किप मत करिएगा। देखिए, आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, मेल करते हैं और मैं उसका तुरंत रिप्लाई नहीं करती हूँ और आपको लगता होगा कि मैम नेगलेक्ट कर देती हैं, आंसर नहीं करती हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अगर उसको लिख के रिप्लाई करूँगी तो मैं उसके साथ जस्टिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्ली वो चीज़ समझा नहीं पाऊँगी जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक, तो मैं इसके लिए मैंने सोचा है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं। आपके दिमाग में कैसा भी डाउट है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मुझे उसको भेजें। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं एक एक करके आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, इससे क्या होगा, एक लार्जर ऑडियंस को हेल्प मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ों को समझ पाएंगे। डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप प्लीज़ उसे मुझे भेजें और मैं कल एक प्रॉपर वीडियो बनाकर एक एक करके सबके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन। ये तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किसमें ट्राइबल पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ऐसे ही है। ओके, सो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी आइसोलेशन, बिकॉज के एक प्री इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स इंडियन ट्राइबल डेवलपमेंट। ओके, देखिए जिसस यूज़ करते थे, क्यों यूज़ करते थे, सब कुछ आपको समझाऊंगी। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये भी अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं आइसोलेशन का मतलब क्या है। हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले टर्म पर फोकस करिए कि इस टर्म का मतलब क्या है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एकदम अलग थलग कर देना, एकदम अलग कर देना। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं। ठीक, वहाँ पर उन पेशेंट को अलग कर दिया जाता है जिनको ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, या फिर जिनका डिजीज़ एकदम अलग होता है, या फिर जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, एकदम आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है कि नहीं। तो आइसोलेशन मतलब एकदम किसी को अलग थलग कर देना। ओके, आई होप आपको टर्म का मतलब समझ में आ गया है। जिनको नहीं पता था, ज़्यादातर को पता होगा, मुझे पता है। ओके, अब देखिए, अब समझते हैं कि आइसोलेशन पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। देखिए, आइसोलेशन पर्सपेक्टिव कहता है कि जो ये इस बिलीव पर बेस्ड है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपने बेस पे, मतलब अपने तरीके से, ओन वेज एंड ओन पेस, मतलब अपने स्पीड से डेवलप करें। ठीक, इनमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कौन करेगा? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर सकती है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नॉन ट्राइबल कम्युनिटी कर सकती है। तो ये जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी और गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इनके ऊपर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ये मानते थे कि अगर गवर्नमेंट नॉन ट्राइबल कम्युनिटी किसी भी तरीके के इनके लाइफ में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करती हैं तो इससे इनका क्या होगा, कल्चरल और सोशल जो उनकी कल्चरल और सोशल सेटिंग है वो क्या हो जाएगी, वो वीक होगी, वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आइसोलेशन पर्सपेक्टिव कहता है कि ट्राइबल जैसे भी हैं, जैसे रह रहे हैं, उनका जो भी तरीका, उनकी जो भी डेवलपमेंट की पेस है, आप उनको वैसे छोड़ दीजिए। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि उनका कल्चरल और सोशल फैब्रिक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, देखिए जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी है। मान लीजिए मेन स्ट्रीम लोगों का घर है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी ये रह रही है, और ये क्या है, ये ट्राइबल सोसाइटी है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या समझा रही हूँ कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी देखिए अपना अलग रह रही है। ठीक, इनकी अपनी लाइफ है, और ये जो ट्राइबल सोसाइटी है इनकी अपनी लाइफ है। आप इनको अलग रखो, और इनको अलग रखो, आइसोलेट करके रखो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन डायग्राम्स का क्या मतलब है। ओके, अब देखिए इस व्यू को सपोर्ट कौन कर रहा था? इस व्यू को सपोर्ट कर रहे थे वेरियर एल्विन। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की पॉलिसी है, तो इस वजह से वेरियर एल्विन जो है इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, अब क्या होता है, ये लोग क्यों इसको सपोर्ट कर रहे थे, वेरियर एल्विन वगैरह क्यों सपोर्ट कर रहे थे आइसोलेशन को? देखिए
ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनको वैसे कि वैसा छोड़ दो, डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में मत करो, वो जैसे उनको वैसे आइसोलेट कर दो। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि ये एक प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंस की पहले की पॉलिसी थी। तो इसको ब्रिटिशर्स ने क्यों लाया था? इसलिए नहीं लाया था कि वो बहुत ज़्यादा सोचते थे हमारे ट्राइबल लोगों के बारे में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे, उनका अपना कुछ एजेंडा था। उनका एजेंडा क्या था? देखिए, ये चाहते थे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आइसोलेट रहे और इस तरीके से वो क्या करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ठीक, जैसे के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 लाया, फिर इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 लाया। ठीक, तो इन सब एक्ट के अलग अलग एक्ट इन लोगों के ऊपर लगा के ये क्या करते थे, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ से क्या करते थे, ज़्यादा से रेवेन्यू जनरेट करते थे। ओके, सो इनका मेन मोटिव ये था, ठीक, कि ऐसे ये क्या करते थे, हमारी ट्राइबल जो कम्युनिटी थी उसको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, ये जो है ये पर्सपेक्टिव लाया था, आइसोलेशन का पर्सपेक्टिव। अब इसमें वेरियर एल्विन का क्या रोल था कि आपको पता होगा कि कॉलोनियल पीरियड में जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बनाते थे वो ज़्यादातर किसके रिसर्च पे बेस्ड होती थी? एथनोग्राफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, इनके रिसर्च पे बेस्ड होती थी। वेरियर एल्विन ने क्या किया, वेरियर एल्विन ने 1939 में काम किया किस पे? बैगा ट्राइब पे। और इन्होंने बताया कि जो बैगा ट्राइब हो वो कह रही है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हम अपना बैगा राज चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने शर्तों पे जिएंगे, हमें कोई इंटरफेयर हमारी लाइफ में ना करे, हम अपने शर्तों पे अपने तरीके से जिएंगे। ओके, सो इस बेसिस पर वेरियर एल्विन ने अपना एक अप्रोच दिया। क्या था वो? लीव देम एलोन, या फिर नेशनल पार्क अप्रोच, या फिर आइसोलेशन अप्रोच जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी टर्म आए, लीव देम एलोन, नेशनल पार्क एलोन, या फिर आइसोलेशन अप्रोच, तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? वेरियर एल्विन से। वेरियर एल्विन ने कहा कि जैसे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं वैसे भी हमें ट्राइबल सोसाइटी के लिए ऐसे नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए, उनको एकदम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करके रखना। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ऑफ आइसोलेशन कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी अपना अलग रहे और जो ट्राइबल सोसाइटी वो अपना अलग रहे। किसी भी तरीके का एमलगमेशन इन लोग का नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहते हो तो उनको एकदम अकेला छोड़ दो, उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस आप ना करो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। ओके, देखिए एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको कहाँ से ट्रेस करते हैं? जीएस घुरे से। जीएस घुरे ने क्या किया? जीएस घुरे ने एसिमिलेशन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए कहा, इन्होंने कहा कि हिंदू कास्ट जो है वो हमेशा से हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके साथ हमेशा से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहा है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, जैसे अगर साइंस में पढ़ा हो तो लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं और दोनों क्या करते हैं? एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है और फंगस हाइपी से क्या करता है? उसको वाटर प्रोवाइड करता है, तो दोनों साथ में रह रहे हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो हमारी हिंदू कास्ट है वो हमेशा से ट्राइबल कम्युनिटी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में रही है कि जो हमारा जो ये हिंदू रिलीजन है कहीं ना कहीं इसमें और जो ट्राइबल एनिमिस्टिक रिलीजन है उसमें क्या है? उसमें बहुत सिमिलैरिटी भी है। ठीक, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदू जो कम्युनिटी है उसका एक पार्ट है। ओके, और इसी वजह से इन्होंने टर्म क्या यूज़ किया? बैकवर्ड हिंदूज कहा ट्राइब्स को। और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ट्राइब को बैकवर्ड हिंदू कहा? तो किसने कहा था? जीएस घुरे ने कहा था। ठीक है, जीएस घुरे ने देखिए 3 तरह के ट्राइब्स बताए थे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इन्होंने 3 तरह के ट्राइब्स की बात की थी। एक ट्राइब की बात की थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है किसके साथ? हिंदूज के साथ। दूसरी इन्होंने बात की थी जो लूजली इंटीग्रेटेड है। ठीक, और तीसरी इन्होंने बात की थी जो कि मतलब एकदम हिंदुइज्म के टच में ही नहीं है। ठीक है, एकदम टच में ही नहीं है। 3 तरह के ट्राइब की बात करी थी। ठीक, एसिमिलेशन पर्सपेक्टिव जीएस घुरे का क्या कहता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसी का एक पार्ट है और अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ रखेंगे तो इससे क्या होगा? ये डेवलप होंगे, ये क्या होंगे? ये इनका प्रोग्रेस होगा, इनका डेवलपमेंट होगा और टाइम के साथ साथ ये क्या होंगे? ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के सोशियो कल्चर इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उसको ये क्या करेंगे? उसको एडाप्ट कर लेंगे और कुछ टाइम बाद सोसाइटी कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे मैंने आपको एसिमिलेशन में समझाया था। ठीक है, एक कल्चरेशन और एसिमिलेशन में समझाया था ना कि पूरी तरीके से फिर चेंज हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, तो ये पूरा पर्सपेक्टिव था किसका? जीएस घुरे का। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? एक तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दूसरा ये इसको सपोर्ट किसने किया था? जीएस घुरे ने। और बैकवर्ड हिंदूज टर्म किसने यूज़ किया था ट्राइब्स के लिए? जीएस घुरे ने। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब बात होने लगी कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाए, तो अलग अलग जो भी पर्सपेक्टिव थे उस पर डिबेट हुए, आइसोलेशन पे भी डिबेट हुई, एसिमिलेशन पर भी डिबेट हुई। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन मॉडल। इंटीग्रेशन मॉडल क्या कहता है? इंटीग्रेशन मॉडल कहता है कि हमें जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी है का जो यूनिक कल्चर है, इनका जो यूनिक कल्चर है, इनकी जो आइडेंटिटी है, उसको रिटेन करने के लिए अलाउ करना चाहिए। ठीक, कि इनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको छीनना नहीं है, उसको हमें एकदम से ख़त्म नहीं कर देना। आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको हमें क्या करना चाहिए? रिटेन करने के लिए अलाउ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी ये क्या करें? ट्राइबल सोसाइटी हमारी पार्टिसिपेट करे, उसमें भी पार्टिसिपेट करे, उसमें भी भाग ले, उसमें भी अपनी बात रखे। ठीक है ना? तो ये जो मॉडल था ये था इंटीग्रेशन मॉडल। इसको सपोर्ट किसने किया था? इसको सपोर्ट किया था JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, और इसके लिए इन्होंने क्या दिया था? अपना पंचशील सिद्धांत दिया था। ये पंचशील सिद्धांत इन्होंने कहाँ दिया था? वेरियर एल्विन की बुक। ठीक है, अभी आपने जो आइसोलेशन मॉडल पढ़ा था वेरियर एल्विन का, सो वेरियर एल्विन की बुक जो थी द फिलॉसफी ऑफ नेफा, उसमें इन्होंने बात की है पंचशील सिद्धांत की। इसमें उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे ट्राइबल सोसाइटी को हमें अप्रोच करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब डायग्राम में भी देख लेते हैं। मैंने जो समझाने की कोशिश करी है कि ये आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ये आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम लोग रह रहे हैं, और ये आपकी ट्राइबल सोसाइटी है, इसमें ट्राइबल लोग रह रहे हैं। इंटीग्रेशन मॉडल क्या कह रहा है कि हम इनको इंटीग्रेट करेंगे एक साथ, जैसे ये हैं ऐसे ही रहें और ये डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ ये अपने कल्चरल आइडेंटिटी को क्या करें? उसको भी रिटेन करके रखें। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये जैसे हैं वैसे ही हमारे बीच में आके ये देखिए ये जैसे हैं उनको वैसे ही हम वेलकम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, वो उसको रिटेन करते हुए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें और प्रोग्रेस करें। ओके, 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव थे हमारी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। पहला था एसिमिलेशन, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था? GS घूरे। दूसरा था इंटीग्रेशन, जिसको किसने सपोर्ट किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और तीसरा था आइसोलेशन, जिसको किसने सपोर्ट किया था? वेरियर एल्विन ने। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।